पाकिस्तान गरीबी रेखा में हद से ज्यादा नीचे जा चुका है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 34.2% गरीबी थी, जो इस साल बढ़कर 39.2% हो गई है। इसके अलावा 1.2% लोग टोटल गरीब हो चुके हैं, जिनके खाने पीने का कोई सतूना नहीं है। पाकिस्तान की 22 करोड़ की टोटल पॉपुलेशन में से 9.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। मतलब पाकिस्तान की 9.5 करोड़ की पॉपुलेशन की पर कैपिटा इनकम $3.5 के भी नीचे है, इसलिए वो गरीब माने जाते हैं। इन्हीं गरीबों के लिए पाकिस्तान में महंगाई साल भर 10 साल बढ़ती ही जा रही है। 2021 में पाकिस्तान की इन्फ्लेशन रेट 10.8% थी, जो अगले साल 2022 में बढ़कर 19.8% पर पहुंच गई है, और ये भी कम पड़ गई थी तो 2023 में बढ़कर 27.8% पर पहुंच गई। लेकिन ये इन्फ्लेशन रेट हाईएस्ट नहीं है, बल्कि इसी साल अगस्त 2023 में पाकिस्तान की मैक्सिमम इन्फ्लेशन रेट रिकॉर्ड की गई है 37.8%। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान इतना कंगाल हुआ कैसे, बल्कि दोनों देश भारत और पाकिस्तान एक साथ ही आजाद हुए थे। तो आज भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी पर है और पाकिस्तान दूर दूर तक कहीं नहीं है। तो वो कौन सी वजह है जो पाकिस्तान को अंदर ही अंदर से खाती जा रही है? बस इसी बारे में मैं थोड़ी देर आपसे बात करना चाहता हूँ। पाकिस्तान की इस गरीबी को जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा पाकिस्तान के इतिहास में। इन 1947 जब 1947 में भारत और पाकिस्तान आजाद हुए थे तो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन सिर्फ 30 मिलियन थी, लेकिन उसके लिए भी पाकिस्तान को एक अच्छा खासा लैंड एरिया दिया गया था। पर गांधी जी का इससे भी पेट नहीं भरा, तो उन्होंने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दिलवाए। लेकिन पाकिस्तान ने इन पैसों को ग्रोथ में यूज करने के बजाय उल्टा इनसे हथियार खरीद लिए और इंडिया के ही कश्मीर पर हमला कर दिया, जिसमें इंडिया के 1000 सैनिक और पाकिस्तान के 6000 सैनिक मारे गए, और यही पाकिस्तान की इकोनॉमी पर सबसे पहला झटका था। इसके बाद पाकिस्तान को दूसरा झटका लगा 1951 में, जब उनके पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को एक टेररिस्ट ने असैसिनेट कर दिया। ये तो वही कहावत हो गई, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान की जीडीपी में सबसे पहली गिरावट आई 1951 से 1952 के बीच। 17 अक्टूबर 1951 को पाकिस्तान के दूसरे प्राइम मिनिस्टर बने ख्वाजा नजाउद्दीन, लेकिन उनकी भी सरकार 2 साल के अंदर गिर गई। फिर 17 अप्रैल 1953 को मोहम्मद अली बोगरा पाकिस्तान के तीसरे प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन 2 साल के अंदर आर्मी ने उनकी सरकार को भी गिरा दिया। इसी तरह 1958 तक पाकिस्तान में 4 और प्राइम मिनिस्टर आए, लेकिन किसी की भी सरकार रुक नहीं सकी, सभी की सरकार गिर गई। इतनी जल्दी तो इंसान की नीयत नहीं गिरती जितनी जल्दी इनकी सरकार गिरती है। लेकिन इससे आप एक अंदाजा जरूर लगा सकते हो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है तो इकोनॉमी क्या घंटा स्टेबल होगी। इसलिए 1947 से 1958 तक पाकिस्तान की इकोनॉमी कई बार ऊपर जाती है, फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे। इन सबसे तंग आकर 1958 के अंदर पाकिस्तान में पहली बार मिलिट्री कूप्स लागू हो गया। मिलिट्री कूप तब लागू होता है जब देश की गवर्नमेंट देश को कंट्रोल नहीं कर पाती, तो देश की आर्मी आती है और डेमोक्रेसी को हटाकर अपना कंट्रोल लेती है, और इसी को मिलिट्री कूप्स कहते हैं। पाकिस्तान की इस पहली मिलिट्री कूप्स के जनरल बने अयूब खान, जिन्होंने 1958 से 1969 तक पाकिस्तान को कंट्रोल किया। जियोपॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इस मिलिट्री कूप्स का पाकिस्तान के लिए एक अच्छा दौर साबित हुआ। एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में पाकिस्तान ने काफी अच्छा ग्रोथ किया और जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़कर 5.8 पर चली गई, जो उस टाइम पर एशिया के बाकी देशों के मुकाबले 3 गुना तेजी से बढ़ रही थी। 1965 के बाद फिर लोगों ने धीरे धीरे इस मिलिट्री कूप्स का विरोध करना शुरू किया और कहा कि पाकिस्तानी आर्मी की इल्लीगली तनख्वाह बढ़ती ही जा रही है। दूसरी तरफ मिलिट्री कूप्स की वजह से वेस्ट पाकिस्तान पर अत्याचार और उनका शोषण बढ़ता ही जा रहा था। फिर 1970 में पाकिस्तान में वापस से डेमोक्रेसी आई और नूरुल अमीन बने पाकिस्तान के 8th प्राइम मिनिस्टर। 13 दिन बाद इनकी भी सरकार गिर गई, लेकिन इन्होंने 1973 तक वाइस प्राइम मिनिस्टर रहते हुए पाकिस्तान को कंट्रोल किया। इसी नूरुल अमीन ने 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर स्टार्ट की थी। पाकिस्तान ये वॉर हार गया और वेस्ट पाकिस्तान को गवा दिया। इस वॉर में पाकिस्तान के 9000 से अधिक सैनिक मारे गए। इकोनॉमी, वेपन्स, लैंड एरिया, हर चीज में पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ। अब ऐसी बात नहीं है कि भारत का नुकसान नहीं हुआ, भारत का भी बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन उसके मुकाबले पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान हुआ था। एक्सपोर्टिंग पावर लगातार नीचे गिरती ही जा रही थी। 1971 में पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ 0.4 रही और 1972 में 0.8। फिर 1973 में पाकिस्तान के 9th प्राइम मिनिस्टर बने जुल्फिकार अली भुट्टो, जिन्होंने रोटी, कपड़ा और मकान के नारे से सत्ता हासिल की थी। भुट्टो ने इंटरनल इकोनॉमी को संभालने के बजाय सोशलिस्ट इकोनॉमी पर ज्यादा ध्यान दिया। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब है पाकिस्तान ने अदर कंट्रीज के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश की।
लेकिन उस टाइम पर पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था तो उनको इंटरनल इकोनॉमी को संभालना चाहिए था, लेकिन भुट्टो ने सोशलिस्ट इकोनॉमी पर ज्यादा ध्यान दिया जो पाकिस्तान के लिए खतरनाक साबित हुआ। सभी बिजनेसमैन पूरे तरीके से नुकसान के अंदर थे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना बंद हो चुका था। फिर 1974 में पाकिस्तान में बाढ़ आ गई जिस वजह से एग्रीकल्चर को बहुत नुकसान हुआ। बची कुछ कमी टिड्डियों ने पूरी कर दी जिसने एग्रीकल्चर को लगभग खत्म ही कर दिया। ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ 6.8 से सीधा 4.8 पे आ गई और इससे भी ज्यादा लगातार गिर रही थी। अब इकोनॉमी पर इतना ज्यादा नुकसान आ गया था कि आर्मी ने तंग आकर दोबारा से 1974 में मिलिट्री कूप्स लागू कर दिया। मिलिट्री कूप्स के अंदर ही पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर बने जिया उल हक, जिनका दौर पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक सुनहरा दौर साबित हुआ क्योंकि इनके टाइम पीरियड 1978 से 1989 तक पाकिस्तान ने थोड़ी बहुत तरक्की की थी, लेकिन खुद के दम पर नहीं बल्कि IMF के लोन्स के दम पर। पाकिस्तान ने 1958 में पहली बार पाकिस्तान से लोन लिया था $25 मिलियन का। फिर 1965 में एक और लोन लिया, फिर 1968 में, फिर 72 में, 73 में, 74 में, 77 में और 1980 में भी लोन लिया। ये भगवान क्या जुल्म है। इतना लोन लेने की वजह से पाकिस्तान IMF के कर्ज के नीचे दब चुका था। इसलिए 1982 में IMF ने पाकिस्तानी मिलिटेंट और पाकिस्तान की इकोनॉमी पर हुकूमत चलाना शुरू कर दिया। IMF की इनडायरेक्ट हुकूमत और पाकिस्तान पर गलत नीतियों के चलते गवर्नमेंट ने मिलिट्री कूप्स और आम जनता ने IMF का विरोध करना शुरू कर दिया। पर अफसोस गवर्नमेंट और लोग बाग फिर भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि जो पैसे देगा उसके तलवे तो चाटने पड़ेंगे ही। 80 का दशक शुरू होते ही पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक टर्निंग पॉइंट आया जब अफगानिस्तान और सोवियत संघ का युद्ध चल रहा था। अब आपको पता होगा अमेरिका में हमेशा से ही सोवियत संघ से आगे निकलने का कीड़ा है। हुआ ये था कि अफगानिस्तान और सोवियत संघ के बीच युद्ध चल रहा था, लेकिन अमेरिका चाहता था कि अफगानिस्तान पर सोवियत संघ नहीं बल्कि वो हुकूमत करे, जिसके लिए अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद मांगी कि अमेरिका पाकिस्तान की बाउंड्री के जरिए अफगानिस्तान पर हमला कर सके और बदले में पाकिस्तान को अमेरिका से $5.7 बिलियन मिल गए। फिर 1983 में पाकिस्तान को फिर से $3.2 बिलियन मिले जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को थोड़ा बहुत बूस्ट मिला और IMF की हुकूमत थोड़ी कम हुई। जिया उल हक आर्मी की वजह से पावर में थे तो उन्होंने आर्मी पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया और इकोनॉमी पर तो वैसे भी हो रहा था, जिस वजह से 1988 तक पाकिस्तान पर $290 मिलियन का कर्ज हो चुका था। जिया उल हक की एक प्लेन क्रैश में डेथ हो गई और फिर 1989 के अंदर पाकिस्तान में वापस से डेमोक्रेसी आ गई और जेनिफर भुट्टो और नवाज शरीफ जैसे लोग प्राइम मिनिस्टर बनते गए और सरकारें गिरती गई। 1996 आते आते पाकिस्तान पर $900 मिलियन का कर्ज हो चुका था, लेकिन फिर भी 1990 के टाइम पर पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम भारत से 25% ज्यादा थी। लेकिन यहाँ से भारत की हालत तो सुधर गई लेकिन पाकिस्तान की हालत उल्टा और भी ज्यादा खराब हो गई और पाकिस्तान IMF से लोन मांगना जारी रखा, जिसके बाद IMF ने 1996 के बाद पाकिस्तान को जितने भी लोन दिए उन पर कुछ शर्तें अप्लाई करना शुरू कर दिया। पहला, पाकिस्तान में टैक्स बढ़ा दिया और दूसरा, पाकिस्तान में महंगाई बढ़ा दी। 1998 के टाइम पर पाकिस्तान की हालत बुरी तो थी ही, लेकिन उसी टाइम पर पाकिस्तान ने परमाणु बम का परीक्षण करना शुरू कर दिया। इस गलती ने पाकिस्तान की इकोनॉमी और महंगाई से परेशान जनता की कमर तोड़कर रख दी। G20 की तरह उस टाइम पर G8 कंट्रीज का एक ग्रुप था जिसने पाकिस्तान के परमाणु बम परीक्षण करने पर उस पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को इतना भयंकर झटका लगा कि GDP ग्रोथ 4.8 से सीधा 2.5 पर आ गई। लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक और टर्निंग पॉइंट आया जब अमेरिका के अंदर 9/11 टेररिस्ट अटैक हुआ। अमेरिका ने अफगानिस्तान से बदला लेने के लिए पाकिस्तान की बाउंड्री का यूज किया, जिसके बदले अमेरिका ने पाकिस्तान को $11 बिलियन दिए और पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक बार फिर से बूस्ट मिला और GDP ग्रोथ बढ़कर 5% पर चली गई। लेकिन पाकिस्तान ने इन पैसों का सही तरीके से यूज नहीं किया और उनका अच्छा टाइम चला गया। 2008 के बाद पाकिस्तान की GDP ग्रोथ रेट 37% से नीचे गिर गई और यूसुफ रजा गिलानी की सरकार ने IMF से $7.8 बिलियन का और कर्ज ले लिया। 2010 शुरू होते ही पाकिस्तान में एक भयंकर बाढ़ आ गई जिससे इकोनॉमी को एक बड़ा झटका लगा। एग्रीकल्चर पूरे तरीके से तबाह हो गया। फिर साल 2013 में पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले 100 रुपए के भी ऊपर चली गई और ऐसे ही 2013 से 18 तक पाकिस्तान ने IMF, चीन और भी कई देशों से लोन लेना जारी रखा और यही चीज पाकिस्तान को अंदर ही अंदर से खोखला करती गई। 2018 में इमरान खान के PM बनते ही पाकिस्तान की इकोनॉमी तेजी से नीचे गिरने लगी और पाकिस्तान ने IMF, अमेरिका और सऊदी अरब सभी से लोन लेना और भी ज्यादा कर दिया। फिर 2019 में एंट्री हुई कोरोना की, जिसने पाकिस्तान की बची कुची उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया और आजादी के बाद पहली बार पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रोथ माइनस में चली गई। इमरान खान के राज में पाकिस्तान की इकोनॉमी भीषण कर्ज के अंदर डूब गई और फिर एंट्री हुई शहबाज शरीफ की। ये शरीफ नाम तो ऐसे रखते हैं जैसे बहुत ज्यादा शरीफ हो। खैर, इन्होंने ही आते ही IMF से $10 बिलियन का कर्जा और ले लिया। लोन पे लोन, लोन पे लोन, लोन पे लोन, इतने लोन ने पाकिस्तान को $290 बिलियन के कब्जे में पटक दिया, कर्जे में पटक दिया।
लेकिन ये 290 मिलियन डॉलर का कर्ज गया कहाँ? तो इसके पीछे दो बड़े चोर हैं। पहला टेररिज्म। पाकिस्तान में टेररिज्म कितना ज्यादा है ये आप अच्छे से जानते हो। पाकिस्तान ने अपने लोन का एक बड़ा हिस्सा टेररिज्म को सपोर्ट करने में लगाया है। दूसरे चोर है पाकिस्तान की आर्मी वाले। नॉर्मली पॉलिटिशियन करप्ट होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के केस में पॉलिटिशियन और आर्मी दोनों करप्ट हैं। लेकिन पॉलिटिशियन तो सिर्फ 1% करप्ट है, लेकिन 99% जो है वो आर्मी करप्ट है। जनरल बाजवा जो कुछ टाइम पहले आर्मी के चीफ थे, ये और इनका परिवार खरबपति बन गया ऐसे टाइम पर जब पाकिस्तान दाने दाने के लिए तरस रहा था। जनरल बाजवा के परिवार ने पिछले 6 साल के अंदर 12 बिलियन की प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली। जनरल बाजवा ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी आर्मी के सभी आर्मी ऑफिसर अरबों खरबों की दौलत बना के बैठे हुए हैं। और इस आर्मी के खुद के 50 से ज्यादा बिजनेस चलते हैं फौजी ब्रांड के नाम से। पाकिस्तान की 12% से ज्यादा जमीन को आर्मी ओन करती है। मतलब इनडायरेक्टली 290 बिलियन डॉलर के कर्ज में से 200 बिलियन डॉलर तो करीब आर्मी ही खा गई होगी। इसलिए कहते हैं हर देश के पास अपनी एक आर्मी होती है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के पास उनका एक देश है। बाकी आज पाकिस्तान की क्या हालत है ये आप अच्छे से जानते हो, और क्या जानते हो ये कमेंट करके एक बार जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।